सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो देखने से ये नज़र आ रहा है कि एयरक्राफ्ट ने लिफ्ट प्रोड्यूस करना बंद कर दिया और उसके कारण ये हो सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली लॉस ऑफ थ्रस्ट, जो कि फ्यूल स्टार्वेशन की वजह से हो सकता है, फ्यूल मिलना इंजन को बंद हो गया हो, या बर्ड स्ट्राइक हो सकती है, और पायलट एरर भी हो सकता है उसको। तो जब मैं मे डे अनाउंस करता हूं तो मैं इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहा हूं कि नाउ आई एम इन इमरजेंसी, आई नीड हेल्प। तो जैसे ही वो मे डे कॉल इनिशिएट करता है, बहुत सारी एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं। तो इस केस के अंदर भी यही हुआ है कि जब पायलट ने, हमारा एक डिसीजन स्पीड होता है जो कि बाहर के टेम्परेचर, वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट, काफ़ी सारी चीज़ों पे निर्भर करता है। उसके पहले अगर हमारे पास कोई भी सी भी गलती आती है, वार्निंग आती है, तो पायलट का काम होता है उस टेक ऑफ को रिजेक्ट कर देना। इस पर्टिकुलर केस में एयरक्राफ्ट अपनी डिसीजन स्पीड तक पहुंचा है और फिर उसने टेक ऑफ इनिशिएट किया है। दैट मीन्स वहां तक उसको कोई वार्निंग नहीं आई है। जब उसने टेक ऑफ इनिशिएट कर दिया है उसके बाद वो कुछ हुआ है, जो भी हुआ है। सर 12 जून को जिस तरह से एयर इंडिया का एक एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ जी, सर, आपको क्या लगता है, क्या कुछ टेक्निकल ग्लिच आया हो सकता है? काफी लंबा टाइम आपका एक्सपीरियंस है सर एयरक्राफ्ट उड़ाने का, क्या कहेंगे सर इसमें? पहली बार तो ये कहना चाहूँगा, बहुत दुखद घटना है और वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ रेयर घटना हुई है। और जो भी हम अभी कहेंगे वो एक स्पेकुलेशन होगा, बट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस और जो हमने इसके वीडियोस देखे हैं, सिर्फ हम एक कयास लगा सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटी हुई होगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो देखने से ये नज़र आ रहा है कि एयरक्राफ्ट ने लिफ्ट प्रोड्यूस करना बंद कर दिया और उसके कारण ये हो सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली लॉस ऑफ थ्रस्ट, जो कि फ्यूल स्टार्वेशन की वजह से हो सकता है, फ्यूल मिलना इंजन को बंद हो गया हो, या बर्ड स्ट्राइक हो सकती है, और पायलट एरर भी हो सकता है, उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते। और टेक्निकल फेलियर भी हो सकते हैं कि एयरक्राफ्ट में बहुत सारे एडवांस सिस्टम होते हैं और हालांकि वो फेल प्रूफ होते हैं, लेकिन फिर भी इंस्ट्रूमेंट तो इंस्ट्रूमेंट है, कभी भी कुछ हो सकता है, तो उसको भी नकारा नहीं जा सकता। इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो सर अब आपको क्या लगता है किस तरह से पता चल पाएगा, क्योंकि ब्लैक बॉक्स मिल गया है? सबसे पहले तो ये बताइए कि ब्लैक बॉक्स का क्या काम होता है और क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगाया जा सकता है कि आखिर वजह क्या रही क्रैश होने की? जी, पहली बात तो जो ब्लैक बॉक्स होता है, एक बॉक्स है जो कि इंस्टॉल्ड होता है एयरक्राफ्ट में एक्सट्रीम आफ्ट में, जो कि टेल सेक्शन होता है एयरक्राफ्ट का, वहाँ पे इसलिए उसको इंस्टॉल किया जाता है ताकि अगर एयरक्राफ्ट क्रैश हो तो वो लीस्ट डैमेज लोकेशन होगी। और वो इतना स्ट्रांग बनाया जाता है कि वो इट कैन विथस्टैंड एन एक्सप्लोजन ऑल्सो। और उसमें ब्लैक बॉक्स में दो कंपोनेंट होते हैं, एक सीवीआर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसमें कि हम कॉकपिट में जो भी बात करते हैं तो वो सारी की सारी रिकॉर्ड होती हैं, और दूसरा कंपोनेंट होता है उसका डीएफटीआर, जिसको बोलते हैं डिजिटल डेटा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। और उसमें बेसिकली एयरक्राफ्ट के इंजन के और एयरक्राफ्ट के सारे पैरामीटर्स रिकॉर्ड होते हैं। उसमें अगर इंजन के कोई पैरामीटर्स हैं, फ्यूल के हैं, सिस्टम्स के हैं, वो सारे पैरामीटर्स रिकॉर्ड होंगे। और जैसे एयरक्राफ्ट अगर ग्राउंड पे है तो उसकी ग्राउंड स्पीड भी रिकॉर्ड होगी, अगर वो फ्लाइट कर रहा है तो उसकी फ्लाइट स्पीड रिकॉर्ड होगी, कितना उसका पिच था, पिच अप था कि पिच डाउन था, वो भी रिकॉर्ड होगा, बैंक एंगल रिकॉर्ड होगा। तो ये सारे पैरामीटर्स रिकॉर्ड होते हैं। पर हालांकि इस केस के अंदर ब्लैक बॉक्स रिकवर हो गए हैं, पर हम उससे वो कोई जादुई वो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं बोल सकता कि ये गलती थी, क्योंकि उससे पहले डेटा डिराइव किया जाएगा, उसका एनालिसिस होगा। वो सिर्फ हमें डेटा प्रोवाइड करता है, फिर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज होती हैं, उस डेटा को स्टडी करती हैं, एनालाइज करती हैं, एंड देन दे विल कम टू सम कंक्लूजन कि एक्चुअली में क्या हुआ हो सकता है। तो काफी लोग सोचते हैं कि ब्लैक बॉक्स सब कुछ बता देगा, ऐसा नहीं है। वो हमें सिर्फ डेटा प्रोवाइड करता है, डेटा ये सारी जांच एजेंसियां उसको एनालाइज करती हैं, फिर रिजल्ट पे आती है।
सर एक सवाल ये है कि जिस तरह से ये बोइंग का एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, जी अब बोइंग एयरक्राफ्ट की जो सिक्योरिटी है जी उस पर भी अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। कई सारे एविएशन एक्सपर्ट सवाल खड़े कर रहे हैं, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सुरक्षित है। ये जो पर्टिकुलर विमान क्रैश हुआ है सर, ये कितना सुरक्षित था और इसके बारे में क्या कहेंगे सर? जी, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर काफ़ी रिलायबल एयरक्राफ्ट माना जाता है और इसकी इस तरह की ये इतिहास में पहली घटना है और पिछले करीबन 11-12 सालों से ये सर्विस में है। इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन हाल में कुछ रिपोर्टें आई थी कि जिसमें ये देखा गया कि कुछ छोटे, जैसे जैसे ये फ्लीट पुरानी हो रही है, कुछ छोटे छोटे माइनर इश्यूज आ रहे थे जो कि प्रॉब्लम्स आनी, अभी जापान एयरलाइंस की में ड्रीमलाइनर में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। तो फ्लीट पुराने होने के साथ साथ कुछ कुछ प्रॉब्लम आई, वो जो बोइंग को भी एयरलाइंस ने रेज किया और उसके बाद से ज्यादा कुछ तकनीकी खामियां नहीं आई इस एयरक्राफ्ट में। क्योंकि जो एविएशन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है सर्विलांस को लेकर, जी, तो आप इस पर क्या कहेंगे उनके स्टेटमेंट? बस सिर्फ सर्विलांस बेसिकली इसलिए किया गया है ताकि विच इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय आवर मिनिस्टर एंड डीजीसीए कि वो सारे के सारे पैरामीटर्स को एयरक्राफ्ट को सर्विस पे रिलीज होने से पहले दे वांट टू मेक श्योर द पैसेंजर्स आर सेफ, द एयरक्राफ्ट इज सेफ एंड द पब्लिक इज सेफ। तो इसलिए ये सारे इंस्ट्रक्शन से इश्यू किए गए हैं कि सारे पैरामीटर्स अच्छी तरीके से मॉनिटर किए जाएं, सारे सिस्टम्स डबल चेक किए जाएं ताकि इस तरह की घटना आगे नहीं हो। और आई एम प्रेटी श्योर कि ये दूसरे मैन्युफैक्चरर्स के भी लिए लागू होगा लेटर और सूनर, ताकि इस तरह की घटना दोबारा नहीं हो। क्या स्पेशलाइजेशन थी सर इस एयरक्राफ्ट की जो इसको इतना सुरक्षित बताती है? सर ये वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है और लॉन्ग हॉल रूट पे इस्तेमाल होता है। जैसे ये वाली पर्टिकुलर फ्लाइट थी, ये अहमदाबाद से लंदन के लिए थी और एयर इंडिया के लिए तो इसको वर्क हॉर्स बोला जाता है और क्योंकि ये लगातार ड्यूटी में रहता है, अच्छा परफॉर्म करता है, मेंटेनेंस इश्यूज काफ़ी इसके कम रहे हैं और तकनीकी खामियां सो फार ना के बराबर रही हैं, तो इसलिए काफ़ी अच्छा एयरक्राफ्ट माना जाता है। सर अब क्रैश हो गया है, कई लोगों की मौत हो गई है जी, अब क्या सीख लोगों को इससे लेनी चाहिए, खासकर जो कंपनीज हैं, सरकार है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सर, पहले तो मैं मेरा एविएशन का एस्पेक्ट रख देता हूं कि जब भी कोई दुर्घटना होती है तो एविएशन में हम लोग हमेशा लर्न करते हैं कि जब भी कोई गलती हुई है और हमें उसके कारणों का पता लगाते हैं और फिर हम इस तरह के उपाय करते हैं ताकि उस तरह की घटना दोबारा नहीं हो। तो ये हमेशा लर्निंग एक्सपीरियंस चलता है और आई थिंक सेम सिस्टम विल बी फॉलोड बाय डीजीसीए, मैन्युफैक्चरर्स एंड गवर्नमेंट। सर एक सवाल जो लोगों के दिमाग में है वो ये है कि जो पायलट है जब उसके हाथ से सारी चीजें निकल जाती हैं तो मेडे कॉल करता है जी, वो लोगों को किस तरह से, मतलब आप क्या बताना चाहेंगे, मेडे कॉल आखिर होती क्या है, किस तरह से? मेडे कॉल इज इंटरनेशनल डिस्ट्रेस कॉल फॉर इनोवेशन एंड बेसिकली बहुत सारी कॉल्स होती हैं, उनमें से मेडे कॉल होती है। तो जब मैं मेडे अनाउंस करता हूं तो मैं इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहा हूं कि नाउ आई एम इन इमरजेंसी, आई नीड हेल्प। तो जैसे ही वो मेडे कॉल इनिशिएट करता है बहुत सारी एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं, जिसमें कि एटीसी होती है, हमारी एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो होती है, वो उस एयरक्राफ्ट को भले ही 50 एयरक्राफ्ट उड़ रहे हों उसको प्राथमिकता देगी, प्रायोरिटी देगी हर तरीके से, और भले ही स्पेस की हो या लैंडिंग की हो या और कुछ हो। और उसी तरीके से जो हमारी ग्राउंड एजेंसीज होती हैं, मेडिकल और सारी इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है। तो ये मेडे कॉल का मेन पर्पस होता है। लेकिन आजकल इतिहास गवाह है सर, आज तक मेडे कॉल के बाद कोई एयरक्राफ्ट सुरक्षित नहीं सर, हमारे यहाँ इंडिया में तो इस तरह के ज़्यादा इंसिडेंट नहीं हुए, पर हम लोग सारे वर्ल्ड वाइड डेटा मॉनिटर करते हैं। मेडे कॉल अक्सर दी जाती है और यूएस और यूरोप में जहाँ पे जनरल एविएशन बहुत बड़ा है, अक्सर मेडे कॉल्स होती हैं, वहाँ प्रायोरिटी दी जाती है और बाकायदा एयरक्राफ्ट को प्रॉपरली लैंड कराया जाता है।
इसमें कोई वो दो राय नहीं है। सर कॉकपिट में आप किस तरह से समझाना चाहेंगे कि आखिर इमरजेंसी अगर जब आती है तो कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जिससे पता लगता है? जी, इसमें बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं। अगर आप देखें तो ये हमारा बीच में जो ये दो स्क्रीन नज़र आ रही हैं, ये सिस्टम्स डिस्प्ले स्क्रीन है और ये हमारे इंजन पैरामीटर्स हैं। और ये अगर आप स्विचेस देख रहे हो तो ये सारे के सारे सिस्टम के स्विचेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रीड पेज दबाते हैं तो ये हमारा ये ब्रीड का सिस्टम आ जाता है। इंजन का पेज दबाएंगे तो ये हमारे इंजन पैरामीटर्स आ जाते हैं। और ये हमारा ई कैम वार्निंग होता है। अगर देख रहे हैं तो अभी सब ग्रीन में है, तो ये हमारे ये बता रहा है कि टेक ऑफ के लिए एयरक्राफ्ट बिल्कुल ठीक है। अगर एयरक्राफ्ट के सिस्टम, एयरक्राफ्ट में 200 से ज्यादा कंप्यूटर होते हैं जो कि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते हैं एयरक्राफ्ट की, किसी भी चीज को डिटेक्ट करते हैं तो इमीडिएटली यहाँ पे वो चेंज हो। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ। हमारा पार्किंग ब्रेक ऑन है और अगर मैं इसको पावर ऐड कर देता हूँ टेक ऑफ के लिए, तो आप ये देखेंगे कि ये इमीडिएटली वार्निंग वहां पे आ गया, यहाँ पे वार्निंग आ गया। ये इस तरीके से एयरक्राफ्ट वार्निंग दे देता है। तो हम कोई गलती अगर हमसे हो भी जाए तो आपके सिस्टम आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म कर देते हैं। तो इस केस के अंदर भी यही हुआ है कि जब पायलट ने, हमारा एक डिसीजन स्पीड होता है जो कि बाहर के टेम्परेचर, वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट, काफी सारी चीजों पे निर्भर करता है। उसके पहले अगर हमारे पास कोई भी सी भी गलती आती है, वार्निंग आती है, तो पायलट का काम होता है उस टेक ऑफ को रिजेक्ट कर देना। इस पर्टिकुलर केस में एयरक्राफ्ट अपनी डिसीजन स्पीड तक पहुंचा है और फिर उसने टेक ऑफ इनिशिएट किया है। दैट मीन्स वहां तक उसको कोई वार्निंग नहीं आई है। जब उसने टेक ऑफ इनिशिएट कर दिया है उसके बाद वो कुछ हुआ है, जो भी हुआ है, और एकदम बहुत कम हाइट पे हुआ है। मुश्किल से 57 सेकेंड की टोटल फ्लाइट थी। 26 सेकेंड बाद वो एयरक्राफ्ट इंस्टॉल हो चुका था, तो पायलट के पास कोई चारा ही नहीं बचा था। सामने जो भी बिल्डिंग थी उस पर जाके क्रैश हो गया वो। एयरक्राफ्ट have been crashed. So what do you have to say on this? First of all, I would like to say it was a very, very tragic accident which occurred, and it will be marked as a black day in Indian aviation history. Not just Indian aviation industry, but the entire world aviation industry. So this was not supposed to happen, but it did happen, and that's really very tragic. I feel very sad for the families, our aviation community also, and members of the family who have passed away. Sir, any reason you? As of now, we can only speculate as to what happened, but it can be a myriad reasons. It can be, seems like it. There was a loss of thrust on both engines, so the aircraft basically stopped producing any thrust and is stalled. And so the reasons can be loss of thrust on both engines, can be due to fuel starvation. It can happen because of bird strike. It can happen because of any technical error. It can also happen because of any human error. That also cannot be ignored. So that will come out after the investigation is completed. Sir, Aviation Minister also made a statement about the security of Boeing aircrafts. So about surveillance. So what do you have to say on this? That is pretty normal. That is to safeguard the interest of the passengers and the aircraft and the general public, to make sure that these aircraft are airworthy. So if and such a tragic incident has happened, so it calls for this kind of measures so that the public can feel safe. And so when you go fly, you want to make sure that you will be landing alive. So that these kind of measures are required to double check, make sure everything is okay before the aircraft is released back to service. Sir, after this crashing of Boeing aircraft, sir, many people have raised questions on security of Boeing aircraft. So what do you have to say on this? So this Boeing Dreamliner 787 aircraft is a workhorse aircraft for a lot of airlines, including Air India. And it's a very reliable aircraft. This is the first incident that has happened. But of late, this fleet has been getting old, like almost more than 10 to 12 years, which is nothing if you compare the age in aviation aircraft
this thing. But some concerns have been raised by various other airlines as the fleet is aging. There has been some issues cropping up. I'm not pretty sure how Boeing is dealing with these issues or how they are addressing these issues. But I'm pretty sure this incident has opened their eyes, and they will look into all these shortcomings. Sir, we are sitting in a cockpit, so what do you have to say on how pilot monitor all these situations, sir? So as you can see, this is our cockpit, and so we have all the systems displayed in the front of us. And these two screens primarily are for, if you can see, they are identical screens. They are both for pilot and co-pilot, and the screens in the center, they are displaying all the systems of the aircraft. And then we have various selectors over here. So engine, fleet pages, so whatever system we want to call for, we can just simply press. For example, if I want to call pressurization page, I can just call up this page and see all the information over there. And this is our primary ECAM warning. So if you right now, if you can see, everything is in green, so aircraft is in perfect takeoff configuration. There is nothing wrong with the aircraft. Any kind of warning that can happen, you will see right away straight ahead. And you will see, if it is a emergency warning, it will come red in color. If it is something which is not that serious, it will come in amber color. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.